स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम लोग कार्यक्रम जो चल रहा था 1 जून को मिलेगी 2 जून की रोटी, उसी को लेकर निश्चित रूप से नई गाइडलाइन आ चुकी है। दर्शकों, नई जो गाइडलाइन आई है उनमें किस किस तरीके की चीजों के ऊपर पाबंदियां रहने वाली है, किन किन चीजों के ऊपर रियायत मिलने वाली है, इन सब चीजों को जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संजय जी। संजय गर्ग जी, नमस्कार। बताइए क्या नमस्कार। नई जानकारियां लेकर आए हैं आप जी, संजय जी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो हमारे पूरे प्रदेश के लोगों को जो इंतजार था कि सरकार के द्वारा आज नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, और जो हमारा कार्यक्रम था कि क्या वाकई में 1 जून को मिलेगी 2 जून की रोटी। हाँ, हालांकि सरकार ने इसको हर संभव प्रयास जरूर किए हैं और 2 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने का काम किया। और सबसे अहम बिंदु देखिए कमल जी, इसमें जो इन्होंने रखा है कि रात 10 बजे तक आप अब जितने भी प्रोसेसिंग फूड हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वह रात को 10 बजे तक इसमें होम डिलीवरी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी और अहम जानकारी है। इसके अलावा देखिए, बाजारों को खोलने के लिए जिला कलेक्टर को पूरी तरह से पावर दे दी गई है, और अब उसके अनुसार डी कंजक्शन प्लान जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों के अंदर तैयार करेंगे, जिसका व्यापारी और आम लोगों को वह सम्मिलित करेंगे, ताकि एक डी कंजक्शन प्लान के जरिए इस पूरे जो प्रक्रिया है, जो मार्केट है, उसको खोलने की तैयारी वह जिला कलेक्टर के अलावा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी और जो अहम जानकारी यह भी है कि इस बार एक नई इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार दोपहर सुबह सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। यानी जो इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि पहले मात्र शनिवार और रविवार के दिन इन्होंने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, फिर उसके अलावा इन्होंने सोमवार तक इस कर्फ्यू को बढ़ाया था, लेकिन अब मंगलवार का दिन भी इसमें ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं जो एक अनलॉक करने की प्रक्रिया है, उसके साथ साथ इस पूरे मामले पर एक जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो कोरोना के जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, हालांकि देखिए आज का आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। अजमेर में काफी कम मरीज सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इन बातों का ध्यान रखा है। यही वजह है कि सरकार ने इस गाइडलाइन के अंदर विशेष तौर पर ध्यान दिया है। हम अब जी कमल जी। ये निश्चित रूप से हमारे साथ अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आपके पास में जो प्रिंट है, क्या बोलते हैं इन सब चीजों को लेकर? क्या क्या सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, क्या क्या चीजों पे छूट दी गई है, बताइए जी। अभिषेक जी बताइए। जी, जिस तरीके से नई गाइडलाइन आई है कमल जी, त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश के नाम से एक बड़ा या 13 पन्नों का पुलिंदा सरकार ने जारी किया है, जिसमें विस्तृत रूप से जो सरकार की द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियां हैं और लॉकडाउन को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके संबंध में है, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। जो संपूर्ण राज्य में प्रतिबंधित गतिविधियां पृष्ठ ए पर संलग्न है। प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, उनके संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जी, अनुमानित देखिए, निश्चित रूप से आप एक बार इसको पूरी चीज को स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के बाद बताइए कि किन किन चीजों के ऊपर राहत देने की बात कही है सरकार ने, और कौन कौन सी चीजों के ऊपर प्रतिबंध रखा गया है। जैसा कि इसके अंदर बिल्कुल जिस तरीके से स्पष्टता से लिखा गया है कि जो अनुमत जो गतिविधियां हैं, जो प्रदेश में जो सरकारी जो कार्यालय है उनपे 25% जो कार्यालय हैं उनको 9:30 बजे से 4 बजे तक रहने का अनुमति की बात करी है, और 7-6 को सभी सरकारी जो विभाग हैं वो 50% से ज्यादा की क्षमता के अंदर खुलेंगे। और उन्होंने जो अनुमति के अंदर एक जो कहा गया है कि जो कार्मिक हैं, उनको कार्मिकों को भी जो है वो अपना जो कार्ड है वो लेने के बाद ही सारी सब चीजों को जाना पड़ेगा। जो लैब्स हैं उनको, लैब जो डॉक्टर हैं उन लोगों को भी इस सब चीजों के अंदर अनुमति में दिया गया है। प्रदेश के अंदर जो मंगलवार को जो शुक्रवार 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए अनुमत था, उसको के लिए 8-6 को के पश्चात मंगलवार और शुक्रवार को प्रातः 5 बजे से 12 बजे तक के लिए जो आवागमन है वो आवागमन चालू रहेगा। रेलवे के जो मेट्रो के अंदर जो एयरपोर्ट में आने जाने वाले जो लोग हैं उनको यात्रा टिकट दिखाने के ऊपर उनको परमिशन मिलेगी, और किसी प्रकार से जो एयरपोर्ट है उन सब चीजों के ऊपर कही है। और 10-6 से जो रोडवेज के जो संचालन जो है उनको निर्देश दिए, और कोविड जो गाइडलाइन की जो पालना करने के संदर्भ में अंतर राज्य तथा राज्य के अंदर चलने वाले वाहनों को, बाहर वाहनों को आवागमन के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए इसकी छूट दी गई है। नियमित व्यक्ति उसके अंदर आ जा सकेंगे, ऐसी इन सब चीजों के अंदर छूट दी गई है। जैसा कि इस जानकारी के अंदर एक जो महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आ रही थी
और दूसरी चीज ये जो अंत्योष्टि है उसमें अंत्योष्टि में 20 लोगों से ज्यादा जाने के लिए मना है, और जो समाचार पत्र हैं उनको 4 से 11 बजे तक के लिए अनुमति रहेगी, और जो ई मित्र हैं वो शाम को 4 बजे तक रहेंगे। और बाकी जो इसमें जो सबसे एलपीजी सुविधा है उनको एलपीजी सुविधाओं को इन सब चीजों के अंदर जोड़ा गया है। निजी जो सुरक्षा सेवाएं उनको अनुमति रहेंगी, कोल्ड स्टोरेज और जो वेयर हाउसेज है उनको रहने वाली है, और जो जितने भी निर्माण कर रहे हैं उन निर्माण जो करने वाले जो जो संस्थाएं हैं उनको यदि वो अपनी एक वेबसाइट का नंबर दिया है कि वहां पर जाके इन कार्ड बनवाकर वो किसी भी हार्ड कॉपी लेकर निश्चित रूप से उसको अधिकृत करा सकते हैं। जो सभी दुकानें जो के संदर्भ में जो मंगलवार से शुक्रवार तक जो रहने वाली है, जो किराने की दुकान है वो 6 बजे से 11 बजे तक ही रहेगी, और जो पशु चारा है वो भी 6 बजे से 11 बजे तक रहने वाला है। डेयरी दूध जो है 6 से 11 और 5 से 7 रहने वाले हैं। मंडियां जो है वो 6 बजे से 11 बजे तक रहेंगी। स्ट्रीट वेंडर जो है वो 6 बजे से 11 बजे तक रहेंगे। सब्जी और जो ठेले वगैरह है वो 6 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। वे अन्य दुकानें जो प्रतिष्ठान है, जो दुकानों के ऊपर कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को इन्होंने छूट दी है उसकी लिस्ट हम निश्चित रूप से अभी हम आपको दर्शकों बताएंगे। वो 6 बजे से 11 बजे तक कुछ और दुकानों के ऊपर भी इन्होंने परमिशन देने की बात कही है। ऑप्टिकल की दुकानों के ऊपर भी निश्चित रूप से जो छूट दी गई है, जो ऑप्टिकल जो होम डिलीवरी करने पे प्रोत्साहन की बात कही गई है। और जो मिठाई की दुकानें, बेकरी और रेस्टोरेंट है वो रात्रि 10 बजे तक अब होम डिलीवरी कर पाएंगे। मतलब ये एक फैसिलिटी के दृष्टिकोण से दी गई है। और जो मिठाई की दुकानें, बेकरी है, रेस्टोरेंट है, ये टेक अवे की सुविधा मंगलवार से शुक्रवार तो प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक, यदि कोई वहां पर जाकर कुछ लेना चाहता है तो प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक ये सब चीजें लेने के हिसाब से भी इसकी एक निश्चित रूप से परंतु सुनिश्चित करना होगा कि किसी तरीके से वहां पर लाइन ना लगे, किसी तरीके से दिक्कत ना आए। और प्रतिष्ठानों को खोले जाने के संदर्भ में भी काफी सारी चीजें कही है। ऐसे बड़े बाजार जहां पे कॉम्प्लेक्सेस है, वातानुकूलित नहीं है, वो प्रतिष्ठान भवन मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे कि मंगलवार से शुक्रवार बेसमेंट, बुधवार को ये उजाला फ्लोर, इसे अलग अलग फ्लेवरों को खोलने की बातचीत की गई है। जी निश्चित रूप से मैं अब निवेदन करूंगा एक बार संजय जी से। संजय जी बताएं और क्या इसमें आपको दिखने में आया है। जी बिल्कुल, देखिए इसके अलावा देखिए जो इस गाइडलाइन में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि 10 जून से जितने भी निजी वाहन हैं, यानी यदि आपको देखिए 2 जून के बाद, माफ कीजिए कि कल के बाद या जो परसों का दिन आता है उसके बाद यदि आपको एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो आप अपने निजी वाहनों को ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास 72 घंटे का आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। इसके साथ साथ आने वाली 10 जून से एक नई गाइडलाइन बनाकर जितने भी जो परिवहन के जो वाहन हैं, यानी जो हम सार्वजनिक वाहनों को हम बात कर रहे हैं जिसमें सिटी बस है, टेम्पो है या फिर रोडवेज बस है, उनका संचालन भी सरकार के द्वारा किया जाना निश्चित किया गया है। उसके लिए बाकायदा एक नई प्रॉपर गाइडलाइन इसमें तैयार की जाएगी जो कि संभवतः 8 जून तक यहाँ पर लागू कर दी जाएगी। और जैसा अभी आपने बताया कि ये काफी महत्वपूर्ण एक बिंदु इन्होंने जोड़ा है कि जिसमें प्रोसेसिंग फूड, मिठाई, बेकरी आदि की दुकानें और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स को मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उसमें बैठकर अंदर बैठाकर आपको खाने की अनुमति नहीं है, ना रेस्टोरेंट मालिकों को खिलाने की अनुमति है, लेकिन आप वहां से टेक अवे की सुविधा आप दे सकते हैं। लेकिन जो इससे पहले जो डर था कि सुबह यदि आपने रेस्टोरेंट खोली या प्रोसेसिंग फूड की दुकान खोली या मिठाई की दुकान खोली तो पुलिस के द्वारा चालान बनाया जाने की एक डर लगा रहता था, लेकिन अब मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक वह दुकान को, इस रेस्टोरेंट को आराम से खोल सकते हैं, लेकिन अंदर बैठाने की सुविधा इसमें नहीं रखी गई है। जी कमल जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान देते हुए 3 जोनों के अंदर बांटा है, जहां पर जो 0 कोविड जो एक्टिव केस हैं उनको ग्रीन जोन में रखा है। यानी 1 लाख की जनसंख्या के अंदर 0 कोविड यदि केस आते हैं तो ग्रीन जोन में रहने वाला है, जो ग्राम स्तर पर और जिला स्तर के ऊपर है। और येलो स्तर के ऊपर यदि ग्राम के ऊपर 0 से 5 तक कोविड एक्टिव केसेस हैं तो उसको येलो जोन के अंदर रखा गया है। और 1 लाख से जनसंख्या से 1 से 100 से यदि एक्टिव केस आते हैं तो येलो जोन में रहने वाला है। और रेड जोन के अंदर यदि 5 से अधिक यदि गांव के अंदर एक्टिव केस हैं और यदि 1 लाख से जनसंख्या 100 से अधिक के अधिक एक्टिव केसेस हैं तो उसको रेड जोन में रखा गया है। ये तीनों जो जोन रखे गए हैं, इन्हीं जोन के आधार के ऊपर ही ये सारी की सारी कार्रवाई होने वाली है। निश्चित रूप से जिस तरीके से अजमेर के अंदर
जैसे कि अजमेर के अंदर 1 लाख की यदि पॉपुलेशन है और निश्चित रूप से उसके अंदर 100 से कम है, तो कहीं ना कहीं अजमेर जो है येलो जोन के अंदर आ जाता है। और येलो जोन के अंदर जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, उन येलो जोन के संबंध में जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, उन सभी सुविधाओं का अजमेर को के जो दुकानदार हैं उन सब चीजों को के ऊपर लाभ मिलेगा। इनमें कई सारी चीजों के अंदर जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर प्रतिबंध रखा गया है। यदि एक बार निश्चित रूप से गिरधर तेजवानी जी भी यदि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में अभिषेक भी जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, यदि कोई विशेष बात हो तो निश्चित रूप से मैं गिरधर भाई साहब से निवेदन करूंगा। गिरधर भाई साहब, यदि आपने गाइडलाइन को अच्छी तरह पढ़ा हो तो क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं जी गिरधर भाई साहब? जी जी, नमस्कार। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, सरकार को जो लॉकडाउन में शिथिलता का जो भी फॉर्मूला अपनाना था, उसमें अल्टीमेटली उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। स्टेट लेवल पे जो प्रतिबंधित वाली जो गाइडलाइन है वो तो बिल्कुल एज इट इज है, उसमें सारे जिलों पे वो लागू हो रही है। लेकिन जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसका मतलब यह है कि अब जिला प्रशासन के ऊपर और जिला पुलिस प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है। और एक तरह से देखा जाए तो अब स्थानीय स्तर पर ही ये चीजें तय होंगी। हालांकि वो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही, जो नॉर्म्स हैं उसके तहत येलो या दूसरे जो आप बता रहे हो उनमें आएंगे। लेकिन बेसिकली उसमें ये होगा कि वो जिला कलेक्टर जो है अपने स्तर पे चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि अब जिला प्रशासन की तरफ से भी मुझे लगता है कि कुछ चीजें स्पष्ट होंगी, ऐसा लगता है। हो सकता है आज नहीं हो, लेकिन कल हो सकता है जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन इस बारे में कोई स्थानीय स्तर पर गाइडलाइन जारी करे। और असल में लाभ जो मिलने वाला उसी का तभी पता लगेगा। ये जो गाइडलाइन है इसमें चीजें मोटे तौर पर तो नजर आती हैं कि ये चीजें खुल सकती हैं, लेकिन क्या क्या खुलेंगी इस बारे में अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब जिला प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपने हिसाब से देखेगा कि कंटेनमेंट जोन में जो है बिल्कुल जो है लोगों को प्रतिबंधित रखेंगे, और जहाँ पे जो है खोली जा सकती हैं दुकानें वो जिला प्रशासन तय करेगा। तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि करना ही चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए। बिल्कुल जी। देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो आज की जो गाइडलाइन आई है उसमें जो गाइडलाइन मुख्यमंत्री के द्वारा जारी की गई है उसमें जिला कलेक्टर को पूरी तरह से पावर दी है। जो अभी आप कह रहे हैं उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके लिए जन अनुशासन कमेटी जिला कलेक्टर के द्वारा बनाई जाएगी, जिसके अंदर वह व्यापारियों को और स्थानीय लोगों को जोड़कर वहां पर किस तरह से दुकानों को खोलना है, बाजारों को खोलना है, अब यह सारी पावर जिला कलेक्टर के हाथ में दे दी गई है। हाँ, तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस जो गाइडलाइन है इससे आम आदमी जो है, आज हमको भी समझने में थोड़ा इसको जोर आ रहा है। मतलब उसको पूरा जब तक हम स्टडी नहीं कर रहे हैं तब तक इस गाइडलाइन को पूरा समझने में हमको जब दिक्कत आ रही है, तो आम जो आदमी है उसको तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इसको समझने में। इसीलिए बेहतर यह है कि जिला कलेक्टर को अपने स्तर पर इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी निर्णय लेना है वो उसके बारे में स्पष्ट लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब आपने जो बात कही है और जो संजय जी ने जो बात कही है, मैं उसी को कंक्लूड करके मैं आपको एक बात को बताना चाहूंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने अजमेर को, जो अजमेर का जो अभी इस समय जो केसेस निकल रहे हैं उस केसेस के अनुसार करीबन 100 केसेस होते हैं तो येलो में रहेगा। रेड जोन वाली जितनी भी जो क्षेत्र है उनके अंदर किसी भी तरीके की अलग से छूट देने के ऊपर रोक लगा दी है। परंतु कहीं ना कहीं अजमेर जो है वो कम केसेस के अंदर, जीरो केस तो नहीं है अजमेर में, परंतु जो जीरो केस वाली जगहों के ऊपर कलेक्टर को बिल्कुल छूट दे दी गई है कि वहां पर उस क्षेत्र के अंदर वो लोग खोल सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ पे जीरो की स्थिति नहीं है, हमारे पास 1 से 100 तक के आंकड़े हमारे पास में। तो निश्चित रूप से अजमेर को येलो जोन के अंदर रखा गया है। तो येलो जोन के अंदर निश्चित रूप से जो जिला प्रशासन है उनको जिला प्रशासन को छूट दी गई है कि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन भी अकेले नहीं, जो कलेक्टर है वो अपनी तरफ से जन अनुशासन कमेटी बनाएगा और वो जन अनुशासन कमेटी बनाने के बाद उसको सब चीजों का निर्णय करेगा। तो कहीं और जो पुरानी जो छूटें थी, जिस तरीके की जो सारी चीजें थी, उनमें छूटों में 2-1 छूटों को बढ़ाने के अलावा कोई बहुत ज्यादा बदलाव इसमें नहीं किया है। परंतु सरकार ने ये सब चीजों के अंदर माना है कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल परफेक्ट है और ये कहीं ना कहीं बात के अंदर उन्होंने ये बात के ऊपर जोर दिया है कि कहीं भी मतलब इस चीज के नहीं कि कोरोना समाप्त हो गया इसलिए इस तरीके की कोई छूट दी जा रही है, इन सब चीजों के ऊपर करने की बात कही है। तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। क्या बोलते हैं अभिषेक जी, आपने इस चीज को पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, अच्छी से बताइए। जी बिल्कुल, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्या प्रतिबंधित है क्या प्रतिबंधित नहीं है, कई जो प्रतिबंधित चीजें थी वो आज भी लागू है। ऐसे में आम जन को ये बातें समझने में थोड़ा असमंजस हो सकता है। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी तक पढ़ पाया हूँ
जैसे किसी भी प्रकार की सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। जो पहले था वो आज भी है। उसके बाद राज्य में सभी निवासियों को जिनके द्वारा दिनांक 30/6/2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इस प्रकार के कार्यक्रम में 30/6/2021 के पश्चात आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। जो 30 तारीख तक की पाबंदी है उसे जारी रखा जाएगा। शादी विवाह समारोह में सरकार ने आमजन से अपील की है। वहीं विवाह घर पर ही हो, अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे। तो ज्यादा कोई परिवर्तन शादी विवाह समारोह से रिलेटेड नहीं है कि 11 लोगों को ही अनुमति मिलेगी, और जिसकी आपको सूचना राज्य सरकार को उनकी वेबसाइट पर पंजीयन करके देनी पड़ेगी। और विवाह से संबंधित समारोह में डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज इत्यादि पर जी जी बिल्कुल 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 ठीक है। एक बार मैं संजय जी, 1 मिनट मैं रोकूंगा, एक बार आपको रोकूंगा। संजय जी बताएं, आपने क्या इसमें और क्या महत्वपूर्ण बात देखी, आपने बताइए संजय जी। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जानना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर कि जो लोग ये चाह रहे थे कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक जिले से दूसरे स्थान पर जो अब तक निजी वाहनों से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था, रोडवेज बसों का संचालन नहीं किया गया था, इस गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि निजी वाहनों से आवागमन के लिए मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से 12 बजे तक जाना अनुमत होगा। इसके अलावा 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्यों में आवागमन को अनुमति दी जा रही है। यानी कि यह बात स्पष्ट है कि 2 जून के बाद एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन 8 जून के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति भी सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक इस गाइडलाइन के अनुसार दी जा रही है सरकार के द्वारा। जी कमल जी, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय। ये मैं आपको सभी को, हाँ जी बोलें, अभिषेक जी बोलें। जो अभी धार्मिक स्थल जो है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह अजमेर में है, वहीं पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है, जिसको लेकर वहां के तीर्थपुरोहित लगातार आवाज उठा रहे थे कि संक्रमण कम होने लगा है, तो क्या अब इन धार्मिक स्थलों को वापस खोल दिया जाए? तो ऐसा नहीं है। सरकार ने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रखने की बात कही है। वहीं कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। तो ना तो अजमेर की दरगाह खुलने वाली है, ना पुष्कर का मंदिर खुलने वाला है। ये दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी है। जी कमल जी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। मैं आपको सीधी सी मोटे रूप में बता दूं दर्शकों कि जो परमिशन मिली हुई थी उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करा है। कुछ रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी को लेकर और कुछ लोगों की जो दुकानें खुलने को लेकर कल सरकार की तरफ से एक नया, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जो यहाँ का स्थानीय कलेक्टर है, उनके द्वारा कल एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। उस गाइडलाइन के अंदर मालूम पड़ेगा कि जो 1 जून को जो मिलने वाली 2 जून की रोटी थी, वो 2 जून को ही 2 जून की रोटी देने की बात निश्चित रूप से सरकार करेगी। 1 जून को किसी भी तरीके से अतिरिक्त किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी गई है। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जो भी कलेक्टर साहब यहाँ के अपनी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के अनुसार जो भी छूट होगी उसके अनुसार ही कहेंगे। क्या बोलते हैं गिरधर भाई के बारे में? जी आवाज चालू करें, आपकी आवाज बंद है। जी 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 बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अनलॉक किया तो जा रहा है क्योंकि समय की मांग है, लेकिन वो बेसिकली अनलॉक हो नहीं रहा है। उसमें 2 कैटेगरीज कर दी। स्टेट लेवल की जो गाइडलाइंस है वो तो लगभग एज इट इज है। हालांकि अभी संजय जी ने बताया था वो एक नई जानकारी जरूर थी, लेकिन उसमें भी बहुत लिमिटेड है। तो स्टेट लेवल पे जो गाइडलाइन में बातें की गई हैं उनमें मोटे तौर पे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। बड़ा परिवर्तन सिर्फ यही है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो जिले हैं उनमें जिला कलेक्टर तय करेंगे। उसके लिए जन सहभागिता को जोड़ने के मकसद से और सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि उन्होंने सीधा कलेक्टर को जिम्मेदारी देने के बावजूद ये कोशिश की है कि जो व्यापारी हैं या दूसरे जो लोग हैं जो उसके लाभार्थी हैं उनसे मिलकर जिला प्रशासन जो तय करेगा। हालांकि वैसे होना यही है
कि जिला प्रशासन ही तय करेगा, कि उसे बेहतर पता है कि हमारे यहाँ पे क्या चीज खुलनी चाहिए, क्या चीज नहीं खुलनी चाहिए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि यदि जन सहभागिता से निर्णय लेंगे तो कम से कम ये है कि व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बात होगी तो कम से कम सही निर्णय पे पहुंच पाएंगे कि वाकई कौन सी चीज खुलनी चाहिए। जी ये बिल्कुल निश्चित रूप से जो इसमें पॉइंट नंबर 8 जुड़ा है, जो अन्य दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मंगलवार से शुक्रवार को खोलने की परमिशन दी जाएगी, वो 6 बजे से 11 बजे तक रहेगी। उसके समय को पाबंद कर दिया है कि उसके संबंध के अंदर किसी भी तरीके से यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन चेंज नहीं करेगा, वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल केंद्र है। क्योंकि उन्होंने दुकानों के संदर्भ में जो चीजें दी हैं, गाइडलाइन के अंदर दी हैं, और किस तरीके की चीजों को जोड़ा जाए, कौन कौन सी दुकानों को जोड़ा जाए, इसके बारे में उनके ऊपर निश्चित रूप से, परंतु उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जो वाकतानुकूलित नहीं है, ऐसी स्थानों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे कि मंगलवार से गुरुवार को मंगलवार एवं गुरुवार को बेसमेंट, प्रथम फ्लोर जब बुधवार को शुक्रवार तक ग्राउंड फ्लोर तक, और द्वितीय फ्लोर जो है वो एक छोड़कर दूसरे छोड़ पर खोले जाएंगे। इसको भी बहुत ही स्पष्टता है। और उन्होंने ये चीज जो एफ के अंदर दी है कि जो बाजारों में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जो खोले जाने के लिए जो अनुमति है, वो जिला कलेक्टर ने व्यावसायिक जो सम्मिलित किए हैं, उसमें जन अनुसंधान कमेटी विचार कमेटी कर वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद डीकंजेस्टेशन प्लान तैयार किया जाए, उसके बाद ही इन सब चीजों को किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसके ऊपर निश्चित रूप से, जी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं जो हम लोगों को दी है। हाँ जी बिल्कुल संजय जी, और कोई बात इसमें बता, कुछ जानकारी और कोई हुआ तो बताएं। जी संजय जी। बिल्कुल कमल जी, जो जानकारी अभी आप दे रहे थे, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि काफी एक महत्वपूर्ण इन्होंने बिंदु को इसमें जोड़ा है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है उनको राहत देने के लिए, क्योंकि देखिए काफी लंबा समय हो चुका है, और एक लंबा समय जो व्यापारी हैं जो 2 जून की रोटी के लिए फिलहाल घरों में बैठे हैं, लेकिन उनकी माली हालत बहुत बिगड़ चुकी है। जैसा अभी आपने बताया, मैं उसी बिंदु पर चर्चा करने वाला था, लेकिन आपने बताया काफी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऐसे बाजार जिसमें केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, यह बात स्वामी न्यूज सभी दर्शकों को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जो वातानुकूल नहीं है, यानी जो एयर कंडीशनर कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसे कॉम्प्लेक्स में समय और दिन के हिसाब से कॉम्प्लेक्सों को खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार ने जो गाइडलाइन दी गई है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन वातानुकूल नहीं है, उनमें स्थिति दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। मंगलवार और गुरुवार को बेसमेंट के प्रथम फ्लोर की दुकानें और बुधवार और शुक्रवार को ग्राउंड फ्लोर और द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानों को छोड़कर एक अल्टरनेट खोली जा सकती है। यानी अपने आप में कमल जी देखिए, सरकार ने काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा है, और अब धीरे धीरे माना जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद यानी 8 जून तक जो स्थिति बनेगी वह संपूर्ण मार्केट को खोलने वाली स्थिति बन सकती है। फिलहाल सरकार ने 2 जून की रोटी का इंतजाम करने का संपूर्ण प्रयास यहाँ पर जरूर किया है। जी कमल जी। ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात बहुत है। अभिषेक जी, कुछ विशेष बात आपने देखी हो तो बताएं। निश्चित रूप से इन सब चीजों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ में गोविंद जी व्यास साहब भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम लोग चिंता करें, क्योंकि प्रशासनिक स्तर के ऊपर ये सारी चीजें बनती हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर किस तरह उनसे भी हम लोग निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, उनको जोड़ेंगे। अभिषेक जी बताइए, कोई विशेष बात हो तो बताएं। जी। स्वामी न्यूज ने लगातार प्रयास किया है कि जो निचला तबका है उसकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं हमारे शो पर सरकार की नजर थी, या सरकार के नुमाइंदे हमारे शो को लगातार देख रहे थे। उनमें से जो एक चीज जो हम मेंटेनेंस सर्विस वाले जो मेंटेनेंस करते हैं बाइक्स की, कार्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके संबंध में एक गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि मेंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, कारपोरेट मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। निश्चित तौर पर सरकार ने कहीं ना कहीं हमारी जो आमजन की आवाज है, जो स्वामी न्यूज के माध्यम से उठाई गई थी, उनकी आवाज सुनी है। जी कौन जी बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने की बात को जोड़ा गया है और उनकी तरफ से इन सब चीजों को जोड़ा गया है। हमारे साथ में गोविंद जी व्यास साहब भी जुड़ चुके हैं। क्या कहते हैं गोविंद जी व्यास साहब, आपको ये सारी जो चीजें आपने देखी और आपने अभी गाइडलाइन को बहुत ही अच्छे ढंग से महत्वपूर्ण तरीके से देखा, क्या बोलते हैं इन सब चीजों को आप?
गोविंद जी आता, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है, मेरी आपको आवाज आ रही है कमल जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं, चूंकि जब शुरुआत हुई तो अभी जब शुरुआत शुरू हुई तो मैं सुन रहा था आपके प्रवक्ता जी को। आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी लगभग सभी मांगे मान ली गई जी। और मेरा अपना मानना है कि सीमित समय के लिए लगभग लॉकडाउन समाप्त सा हो चुका है। जी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सीमित समय के लिए लगभग लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। लेकिन कहां समाप्त हुआ है उस बाबत बताया गया है कि जहां पर, जिस गांव में, जिस जगह पर इतने बेड खाली रहेंगे विच इज 60% अप्रोक्सीमेटली, जहां पर कोई और चीज खाली रहेगी वहां पर, दरवाजा बंद कर दो, वहां पर जहां पर कोई और, जहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी, जहां पर जो पेशेंट है उनकी संख्या कम होगी, वहां पर ही ये लागू किया गया है। पहले तो हम इस बात को समझ लें। और लगभग 10% जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या कम हुई है वो भी एक गाइडलाइन में पॉइंट जोड़ा गया है। जी। लेकिन एक बात बहुत साफ की गई है कि एक निश्चित समय अवधि में लगभग सभी दुकानों को खोलने जैसी बात हो गई है, सिवाय जिनको नहीं खोला जा सकता। उदाहरण के लिए यह बिल्कुल साफ बात है कि जहां पर एसी मॉल है वहां पे नहीं खोला जा सकता क्योंकि एसी में तेजी के साथ फैलेगा। जी। जिम नहीं खोला जा सकता क्योंकि सांस की तेज गति के साथ आप कभी भी कीटाणुओं को अपने अंदर ले सकते हैं। तरणताल नहीं खोले जा सकते क्योंकि तरणताल को भी बहुत बड़ा जो है संक्रामक माना गया है। ये सारे वो बिंदु हैं जिनको छोड़ करके लगभग बहुत सारी चीजों को खोल दिया गया। और जो आपकी सबसे बड़ी डिमांड थी कमल जी, स्वामी न्यूज के दर्शकों की डिमांड थी, वो ये थी कि बिजली ठीक करने वाला, एसी ठीक करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला, कूलर ठीक करने वाला, कूलर वाला, ये सारे लोग पूरे टाइम के लिए अलाउ किए गए हैं। लगभग पूरे टाइम के लिए अलाउ किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हुई है। सर कमल जी आपकी तरफ मैं वापस मुखातिब हूं। जी गिरधर भाई साहब, क्या बोलते हैं आप? निश्चित रूप से आज जो भाई साहब ने जो बात कही है उन सब चीजों के ऊपर, क्योंकि वो बेसिकली उन सब चीजों को, क्योंकि मैंने बोला तकनीकी रूप से उनको इन सब चीजों को ज्यादा है, क्योंकि गाइडलाइन जस्ट आई थी और हम लोग डायरेक्ट लाइव पे आ गए सबसे पहले जानकारी देने के नाते। उन्होंने इन सब चीजों को पढ़ के सारी जानकारी दी है। अभिषेक जी, निश्चित रूप से यदि आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो आप बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप निश्चित रूप से, क्योंकि समय की सब चीजों की मर्यादा है। जी गिरधर साहब क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, व्यास जी ने बिल्कुल सटीक टिप्पणी की है और बहुत कलेक्टेड शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संक्षेप में उन्होंने सारी बात कह दी। मतलब एक तरह से ये बात बिल्कुल सही है कि जिन विषयों को हम उठा रहे थे या ग्राउंड लेवल से जो मांग आ रही थी उसको हम सरकार के सामने ला रहे थे, बिल्कुल लगभग उन्हीं पर काम हुआ है। और एक तरह से सीमित, जो आपने शब्द काम किया, सीमित अवधि के लिए या सीमित तरीके से दुकानें सारी खुलेंगी। लेकिन मेरा एक सुझाव था कि यदि इस तरह की गाइडलाइन जिसमें कि जिला प्रशासन के ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद की जानी थी, स्टेट लेवल गाइडलाइन के अलावा जो भी स्थानीय स्तर पर निर्णय करने का जो अधिकार जिला कलेक्टर को दिया जाना था, तो कम से कम इस गाइडलाइन को एक दिन पहले जारी करना चाहिए। अब आज स्थिति ये है कि कल का दिन तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक जिला प्रशासन जन अनुशासन समिति नहीं बनाती या उसमें उसको टाइम लगेगा, विचार करने में टाइम लगेगा। और अब रात को तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी मीटिंग हो सकती है, मतलब कल का दिन एक दिन खराब हो जाएगा। यही गाइडलाइन जारी करनी थी, एक दिन पहले कर देते तो कम से कम आज जो है जिला प्रशासन उस पर विचार कर सकता था। ये एक तरह का उसको लगता है कमी रह गई। जी व्यास जी। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात को आप समझने की चेष्टा कीजिएगा। भले ही हम कहें कि कोरोना के मरीज तेजी से कम हुए हैं, भले ही हम कहें कि कोरोना पे काबू पाना शुरू कर दिया है, लेकिन दवा की दुकानों से मैं थर्मामीटर को नापता हूं और दवा की दुकानों पर जो भीड़ पड़ रही है वो साफ बता रही है कि बीमारी अभी गई नहीं है,
चाहे किसी भी रूप में मौजूद हो। और जब मैं दवा की दुकान देखता हूं तो कोरोना की दवा की कोई दुकान नहीं होती, दुकानें सभी की होती हैं। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में थी और मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि गाइडलाइन को अंतिम रूप उनके द्वारा दिया जाए, और अंतिम रूप देने में उन्होंने 5-7 चीजों का ध्यान रखा। सर, एक बहुत बड़ा प्रयोग जो सिर्फ अमेरिका में है, वहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संघों का एक स्टेटस है। वहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिना कॉमर्स मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। इस गाइडलाइन में पहली बार व्यापारिक संगठनों को न केवल जिम्मेदारी की तरफ लाने की कोशिश की गई है, अपितु उन पे जिम्मेदारी भी डाली गई है कि कोई गड़बड़ हुई तो आपकी जिम्मेदारी है। पहली बार इस गाइडलाइन में शहर और गांवों के लिए अलग अलग बात की गई है, कॉमन बात नहीं की गई। पहली बार जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि गाड़ी में एकदम ब्रेक नहीं लगेगा, धीरे धीरे ब्रेक लगेगा, वो बात की गई है। पहली बार राजस्थान में आदमी, निश्चित रूप से सरकार जो बसें हैं वो तो 10 तारीख के से चलाने की बात की जा रही है, लेकिन अब वो अपनी गाड़ी से एक निश्चित समय जो 12 बजे तक का लगभग समय है वहां उससे वो आ जा सकेगा और 6 घंटे में कोई आदमी कहीं पे भी पहुंच सकता है। जो एक महत्वपूर्ण बात की गई है और जिसे मैं एक बहुत बड़ा प्रयोग मान रहा हूं, वो प्रयोग कमल जी ये किया गया है कि ऑटो रिक्शा में और जो दूसरे संसाधन है ट्रांसपोर्ट के, उसमें किसी भी तरह का बिजनेस शाम को 5 बजे तक किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात की गई है। हम कभी कभी देखा करते थे कि भीलवाड़ा सिंथेटिक के कपड़े या मयूर वाले के कपड़े लोग बाग गाड़ियों में रख के ले आते थे और सड़क पे खड़े होकर के या अचार सड़क पे खड़े होकर गाड़ियों पर बेचा करते थे। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ध्यान में रखा है और इनको रोज का, कल आपने बहुत बड़ी बात कही थी जिसका मैं भी जवाब नहीं दे पाया था, और बात ये कही थी कि साहब ऑटो रिक्शे वालों का क्या, जो छोटे गाड़ी चला रहे उनका क्या, मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास उस समय कोई उत्तर नहीं था, और उत्तर था भी तो बोला नहीं जा सकता था। इसलिए पहली बार इस बात का प्रयोग किया गया है कि उसमें रख करके, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे मोबाइल हो, लेकिन दो स्वास्थ्य को खराब नहीं करे वो चीजें बेची जा सकेगी शाम को 5 बजे तक, जहां और जगह 6 से 11 का समय दिया गया। मुझे अपेक्षा थी शायद समय बढ़ा दिया जाए, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से समय बढ़ाया। एक बात और, ठेले जितने भी हैं जिन पर वो लोग जो बेचारे रोज सुबह कमाते हैं और शाम खाते हैं, उन सब ठेलों को खोल दिया गया है। यानी कल से जो ठेलों पे व्यापार करने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से अपने व्यापार को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, खड़े होके कर पाएंगे। आज पड़ाव में पुराने कपड़े जैसे मिला करते हैं, ठेले पे वही पुराने कपड़े दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं एक निवेदन करूं सर, सरकारी दफ्तरों को छोड़ करके जहां 25% शुरुआत में कहा गया, जो बाद में 50 पे ले जाएंगे ये, और गैर सरकारी दफ्तरों में भी परसेंटेज की बात की गई है जिसको 100 पे ले जाएंगे ये लोग, ये व्यवस्था की गई है। पर संकट में जो नई तरह की टेक्नोलॉजी आई और अवसर ढूंढने की कोशिश की गई, उन सब चीजों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सब चीजों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि किस तरह आदमी अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। कमल जी, अपनी बात को इस प्रश्न को उत्तर देने जो तेजवानी साहब ने पूछा से पहले मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जब कभी भी हम डरते हुए पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कहीं लाठी आगे लगा के देख लें क्या जमीन पोली तो नहीं है, मैं धंस तो नहीं जाऊंगा।
या कीचड़ ऐसा तो नहीं है जहां मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। ये गाइडलाइन लाठी की तरह लेकर के ये लोग आए हैं और मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि 7 तारीख के बाद यदि दिल्ली वाली स्थिति नहीं, जो आज दिल्ली में स्थिति हुई है, खतरनाक स्थिति हुई है। दिन भर टेलीविजन दिखा रहे थे कि किस तरह दिल्ली में गाड़ियों के रेले आ गए, किस तरह भीड़ तेजी से चलने लग गई। यदि राजस्थान की जनता समझदारी से काम करती है, मेरा मानना है 10 तारीख के बाद वापस हम शायद नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं 1 मिनट सभी को रोकूंगा क्योंकि कई दर्शकों के हमारे पास में कमेंट्स हैं। मैं दर्शकों कुछ कई कमेंट लोग हमारे साथ में बाद में जुड़े। मैं आपको बता दूं कि कल जो 1 जून को खुलने वाली जो सभी दुकानें थी, कुछ जगहों पे जो राहत मिलने की बात है, कुछ कपड़ों की दुकानों पे भी राहत मिलेगी और कुछ रिपेयरिंग की दुकानों पे भी राहत मिलेंगी, कुछ मोबाइल शॉप के ऊपर भी राहत मिलेंगी, कुछ अलग अलग तरीके के जूतों की दुकानों के ऊपर खुलने के ऊपर भी राहत मिलेगी। ये सभी राहतें जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को अपनी 5 जनों की या 4 जनों की जो भी कमेटी है उनको बनाने के साथ दी जाएगी। ये कल कमेटियां बैठकर सारा निर्णय करेंगी। अलग अलग जिला कलेक्टरों को इन सब चीजों के लिए पाबंद किया गया है और साथ साथ जो व्यापारिक एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको उन सब चीजों को कमेटी के अंदर कल बुलाया जाएगा, उनको पाबंद किया जाएगा, उनको सारी सब चीजों के लिए बताया जाएगा कि आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। परसों से यानी 2 जून की रोटी 2 जून से ही मिलने की संभावना बढ़ रही है। वो 1 जून को 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी। कल लॉकडाउन रहेगा, ये बात मान के चलिए। जिस तरीके का लॉकडाउन था इसी तरीके का लॉकडाउन रहने वाला है, परंतु कल कलेक्टर की मीटिंग के बाद परसों से सभी चीजों में इंप्लीमेंटेशन होगा। 6 बजे से 11 बजे तक का ही समय रहेगा, ये बात बहुत आराम से समझ लें। कुछ ठेलों के ऊपर शाम को सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक कुछ ठेलों पर सामान बिकने के ऊपर कुछ सहूलियतें रहेंगी, जैसा कि एक्चुअल में अभी आपके हमारे गोविंद जी व्यास साहब ने उन सब चीजों को स्टडी करने के बाद बताया। क्या बोलते हैं गिरधर भाई साहब इन सब चीजों को लेकर आप? जी बिल्कुल पहला स्थिति जबकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, राज्य की जो दृष्टि है वो अलग तरह की है, उनके सोचने का स्तर अलग तरह का है, हमारे सोचने का स्तर अलग तरह का है और जो ग्राउंड के लोग हैं उनके सोचने का स्तर अलग तरह का है। व्यास जी को तो क्या है कि गाइडलाइन के एक पॉइंट से दिख रहा है, जैसे होता है ना क्रिकेट में कई बार बताते हैं साहब उसको क्रिकेट की बॉल फुटबॉल की तरह नजर आती है, तो जो एक्सपर्ट होगा ना उसको तो बहुत बारीकी से समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होने वाला है वो करने वाला जिला कलेक्टर है। व्यास जी को पता है कि चीज खुलेगी, लेकिन ये स्पष्ट होगा जब जिला कलेक्टर आदेश जारी करेगी। मैं सर इसमें जी मैं 2 चीज स्पष्ट कर दूं। शायद पहली चीज तो मैं ये निवेदन कर दूं आपको कि गाइडलाइन में जो चीजें स्पष्ट कही गई हैं उनमें जिला कलेक्टर साहब का कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। जो स्पष्ट नहीं है और जिनको जिला कलेक्टर पे छोड़ा गया है उसमें जो कोर कमेटियां गांव के लेवल पर और यहाँ पे जो कमेटियां बनी हुई है उनको छूट दी गई है कि वो बैठ के आपस में डिसाइड कर लें। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है सर जो किसी पर्टिकुलर जगह संक्रमण फैलाने का कारण रही हो और कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो संक्रमण फैलाने का कारण नहीं हो, वो ग्राउंड लेवल वाला आदमी समझ पाएगा और व्यापारिक संगठन बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इस बात की चेष्टा की गई है कि व्यापारिक संगठनों को भी अब लीगल स्टेटस वाली बात तो नहीं कही है, लेकिन एक स्टेटस देने की बात की गई है। इसके लिए मैं सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बधाई देना चाहूंगा, पर अंतर को स्पष्ट कर लें। कलेक्टर साहब को सारी पावर नहीं है, जहां पर ये बिल्कुल स्पष्ट है वहां पर कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। मुझे एक लाइन में ये बताएं, नहीं निश्चित रूप से आप मेरे को एक लाइन में बताएं, क्या कल से जो कपड़े की दुकानें हैं, जो कल जूते की दुकानें हैं या जो बाकी दुकानें हैं वो क्या कल से खुल सकती हैं या कल वो कलेक्टर साहब के मीटिंग के बाद खुलेंगी? क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं स्पष्ट है, पर क्योंकि इन्होंने बिल्कुल आखिरी में ले जाकर जो अन्य दुकानों को खोलने की बात कही गई है वो इन्होंने बिल्कुल आखिरी में ले जाकर पेज नंबर में, आपको पेज नंबर भी बता देता हूं कि जो पेज नंबर है उस पेज नंबर में बिल्कुल लास्ट में ले जाकर इन्होंने इस चीज को एफ के अंदर कहा गया है
जो एफ है, यानी कि 10 नंबर पेज के ऊपर एफ के ऊपर ये चीज कही गई है कि बाजारों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए जिला कलेक्टर को इस सब चीजों के लिए पाबंद किया गया है। ये दिखता है। क्या बोलते हैं जी भाई साहब इसके बारे में? जी इसमें मेरा एक बात कहना है सर, बहुत स्पष्ट रूप से मेरा एक निवेदन करना है इसमें कि कल से जो गाइडलाइन में स्पष्ट चीजें कही गई है वो ऑटोमेटिकली कल से लागू हो जाएंगी। जैसे एक बात और कही गई है कि ऑटो में सामान रख करके लोग ले जाएंगे, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता था, हर ले जाएंगे क्या? आपको, जैसे मैं उदाहरण के लिए रेस्टोरेंट की बात करूं, हमने कहा पिकअप फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई जाती है, ये नहीं कहा कि वहां बैठ के खा ले। कल ठेले वाला या ऑटो रिक्शे में कोई कचोरियां लेकर के, कड़ी लेकर के निकल जाएगा, कोई भी कचोरी कड़ी लेकर निकल जाए, अलाउ नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें उस बात को स्पष्ट किया गया है। तो कलेक्टर साहब को और उनकी कोर कमेटी को इस बात की पावर दी गई है, जिसपे व्यापारिक संगठन है वो बैठ के तय कर ले कि क्या चीजें अलाउ करनी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2 जून की रोटी प्रॉपर तरीके से स्पष्टीकरण के साथ आपको 2 जून से ही मिलेगी, लेकिन कई चीजें कल से लागू हो जाएगी जो गाइडलाइन में स्पष्ट है। बिल्कुल, देखिए कमल जी, इसमें मैं भी कुछ बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइन आई है, अभी गोविंद व्यास साहब ने भी बोला है कि ये बात स्पष्ट है कि 2 जून से लागू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए, जो गाइडलाइन में एक बात जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो कि वातानुकूल नहीं है, उन वातानुकूल दुकानों को जो गाइडलाइन में दिशा निर्देशित किया है कि सोमवार से गुरुवार या फिर शुक्रवार, यह जो गाइडलाइन इसमें इंकित की गई है, उस अनुसार दुकानें खोलने की परमिशन के लिए कलेक्टर की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गाइडलाइन में यह बात स्पष्ट है, वह कल मंगलवार से खोली जा सकती हैं। उनमें किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उन पाबंदियों को हटा लिया गया है। अब चाहे वह कॉम्प्लेक्स के अंदर कपड़े की दुकान हो, चाहे जूते की दुकान हो, चाहे ज्वेलरी की दुकान हो, लेकिन जो मुख्य बाजार जो हम लगातार विषय को जो चर्चा कर रहे हैं, जो मुख्य बाजार है, उन मुख्य बाजारों के लिए जन अनुशासन कमेटी जिला कलेक्टर के द्वारा बनाई जाएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए कल से यह छूट लागू कर दी गई है। लागू हो जाएगा। पर उसमें क्या है कि उसमें भी एक बात है, उसमें है कि वो भी दिन तय किए गए हैं कि पहली मंजिल इस तारीख को, ग्राउंड फ्लोर इस तारीख को। हाँ सर, तेजवानी साहब। जी, एक्चुअली जो मैं बात करना चाह रहा था वो अभी लगी और बहुत इम्पोर्टेंट, मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। जी, मैं ये कह रहा था कि व्यास जी को एक एक चीज दिख रही है, हमको नहीं दिखेगी वो, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। और मेरे हिसाब से संजय जी बिल्कुल उसकी आप पुष्टि करेंगे। उसका कारण ये है कि संजय जी फील्ड में जाते हैं, उनको कल खुद को पता लग जाएगा कि इस गाइडलाइन को लेकर आज, जबकि यह गाइडलाइन हमारे सामने आ चुकी है, हम इसे पढ़ चुके हैं और बहुत सारे मोबाइलों तक जा भी चुकी है गाइडलाइन। उसके बावजूद आप देख लीजिए लगातार सवाल आ रहे हैं, मोबाइल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ज्वेलरी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, एक एक चीज को लेकर कह रही है। और एक एक चीज को लेकर व्यास जी के साथ तो स्पष्ट है, लेकिन आम आदमी के सामने वो स्पष्ट नहीं है, और ये संजय जी को कल इसको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जिला कलेक्टर की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की जाए, उसमें एक एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जब तक नहीं मेंशन किया जाएगा लिखित में, तब तक लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। ये बात ठीक है, व्यास जी कहेंगे नहीं, इतना तो आपको समझ में लेना चाहिए कि उस गाइडलाइन में क्या छूट दे रखी है, कुछ चीज अपने आप ही मंगलवार को खुल जानी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिला कलेक्टर को एक एक चीज को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, तभी आम आदमी ठीक से समझ पाएगा। उसके अलावा भी एक कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति जो है, इसको जो इम्प्लीमेंट कराएगा, उसको भी तभी समझ में आएगा जब कलेक्टर की तरफ से लिखा हुआ आएगा साउथ इंडियन दुकानों को इसके टाइम के लिए खोला गया। तो संजय जी, आपका क्या मानना है? हाँ बिल्कुल गिरधर भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली बात, और जैसा अभी आपने कुछ देर पहले कहा था, ये बिल्कुल सही था कि यदि आज गाइडलाइन जारी करनी थी और जिला कलेक्टर को यदि पावर देने थे मुख्य बाजारों को खोलने के लिए, इस तरह की कमेटी बनाने के लिए, तो शायद एक दिन पहले इस गाइडलाइन को जारी कर देते, तो संभवतः 1 जून से जो लोगों को उम्मीदें थी कि 1 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा,
अब ऐसे में देखिए देर रात को इस वक्त ये गाइडलाइन जारी की गई है, कल जिला कलेक्टर के पास अपने प्रसंज्ञान में लेंगे, फिर उसके बाद वे अलग अलग मार्केट के प्रतिनिधियों को चिन्हित करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 2 जून तक भी इस पूरे मामले को खोला जा सकता है, इसमें और लंबा समय खींच सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो एक लाइन लिखी गई है कि कॉम्प्लेक्सों के अंदर दुकानों को खोल सकते हैं, उसको लेकर देखिए व्यापारियों में रोष व्यक्त हो सकता है। अलग अलग जिस तरह से अब तक हमने देखा था कि किराने की दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी, आपने सब्जी की को खोलने की दे दी, कपड़े की दुकानों को क्यों नहीं दी, ज्वेलरी बाजार को क्यों नहीं दी। अब सरकार ने एक इस गाइडलाइन के जरिए कहीं ना कहीं व्यापारियों में फूट डालने का काम किया है। जो व्यापारी कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं वह तो अपनी दुकान को खोल सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में बैठा व्यापारी कपड़े का है उसको अब जिला कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो गाइडलाइन है इसके अंदर व्यापारियों में गहरा रोष व्यक्त हो सकता है। जी गिरधर जी, व्यास साहब क्या कहेंगे आप? संजय जी, मैं आपसे इसीलिए मुखातिब हूँ। मैं व्यास जी का पूरा सम्मान करता हूँ, मुझे पता है व्यास जी को सब कुछ पता है, उनको तो सब कुछ पता है क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना वो तो संभाल। लेकिन संजय जी, आज मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, गाइडलाइन हमने सबने पढ़ ली है, आज आपसे यदि फील्ड में आप जाओगे, आपसे कोई आपको अमित करेगा, आपका जान पहचान पूछे कि साहब ये ज्वेलरी की दुकान खुल रही है कि नहीं खुल रही है, ये मोबाइल की दुकान खुल रही है कि नहीं, आप बताने की स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि कंफ्यूजन है। अच्छा, उसके अलावा भी गाइडलाइन यदि कलेक्टर की तरफ से जारी हो भी जाएगी ना तो भी कंफ्यूजन बना रहेगा, आदमी पूछेगा खोलूं कि नहीं खोलूं कि नहीं खोलूं। ये जो कंफ्यूजन है इसलिए इसको एक दिन पहले जारी कर देते तो ये एक दिन खराब नहीं होता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जैसा कि व्यास जी कह रहे हैं 1 जून से नहीं तो कम से कम 2 जून की रोटी मिल जाएगी तो अच्छा है। हम सब व्यापारियों को बधाई देते हैं, लेकिन प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि थोड़ा इसको थोड़ा सिंपैथेटिकली और प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ जी, व्यास साहब। 2 निवेदन में करना चाहूंगा। थोड़ी व्यावहारिकता भी अपन समझने की, बिल्कुल आपका कहना सही है कि कलेक्टर साहब हो या कोई भी साहब हो, मैं तो गवर्नमेंट की भी बात करता हूं कि हर चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसकी 2 थ्योरियां हैं सर। एक थ्योरी तो कहती कि कानून को जितना लंबा बनाओगे वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि जब वो एग्जाम्पलरी रूप से बनने लगेगा तो कोई ना कोई चीज छूटेगी और छूटेगी तो हल्ला मचाया जाएगा। दूसरी थ्योरी वाले ये कहते हैं नहीं, कानून बहुत सिद्धांत होने चाहिए, प्रक्रिया समय समय पे बदलती रहे पर सिद्धांत तय हो कि ये जब तक कानून नहीं बदलेगा ये सिद्धांत रहेंगे। मैं इस सारी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जो भी गाइडलाइन जारी करे उसको गाइडलाइन को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए और बहुत क्लियर करना चाहिए, और जैसा डू एंड नॉट टू बी डू का एक पूरा बना करके जगह जगह पोस्टर भी लगाने चाहिए और जगह जगह टीवी स्क्रीन पे भी लगाना चाहिए। दूसरी बात जो आप बार बार कहते कल जारी कर देनी चाहिए थी या आज सुबह बहुत जल्दी जारी कर देते। सर आप सारे लोग, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं तेजवानी साहब, कई न्यूज, और कमल जी मैं आप दोनों के ध्यान में चीज लाना चाहूंगा, कुछ चीजें ऐसी होती, चूंकि मैं भी ऑफिसर रह चुका, जो मैं अपने बॉस से पूछना चाहूंगा सर या ये भी कर सकते, ये भी आप फरमाओ करे कि नहीं करे, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, नंबर 1। नंबर 2 बात, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पॉलिटिकल बॉसेस से पूछना पड़ता है। हम बिल्कुल क्लियर है, मैं क्लियर हूं, मेरा सेक्रेटरी क्लियर है, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब क्लियर है, पर पॉलिटिकल बॉस का भी अपना एक सोच होता है। उसके बाद पास भी, चूंकि वो जनता के बीच जीत के आया, इसलिए जनता की भावना का प्रतीक वो है। तो ये जो लास्ट मोमेंट पे जो कुछ भी हुआ है, ये वो कंफ्यूज्ड क्वेश्चन थे जिन पे अधिकारी स्पष्ट थे, परंतु उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी की मोहर लगाना या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इसमें कई प्रोविजो डाले गए हैं, आप देखिएगा कई चीजें बहुत सुस्पष्ट थी, शायद मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, शायद उनमें कईयों में प्रोविजन परंतु डाले गए। जैसे ये बिल्कुल ये जो बात आई है कि कोर कमेटी डिसाइड करेगी व्यापारी मंडलों के साथ मिलकर, और गलती हुई तो व्यापारी मंडल की मानी जाएगी, ये डाली गई है बाद में परंतु के साथ में। तो कहीं न कहीं
डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी सरकार काम करना चाहती है, जिस पर कोई ब्यूरोक्रेट निर्णय नहीं ले सकता था। तो एक बात तो आप मानेंगे, हमने पहली बार जब पहली गाइडलाइन पे बहस शुरू करी थी सेकेंड वेव के बाद से लेकर के अब तक की गाइडलाइन में कुछ स्पष्टताएं आने लगी हैं। बीच में तो हम इतने कंफ्यूज हो गए थे कि इसका ये मतलब निकल रहा है, पॉइंट नंबर इसका इससे उल्टा मतलब निकल रहा है, ये सही है या ये सही है, कोई क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन आज की गाइडलाइन के बाबत और मैं बिल्कुल तेजवानी साहब आपकी बात से सहमत हूं, इम्प्लीमेंट करने वाला कांस्टेबल ही है और कोई नहीं है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं प्रैक्टिकली उदाहरण देना चाहता हूं, इसमें जितने नगर निगम के लोग थे, अधिकारी थे, उन सबको जिम्मेदार बनाया गया था कि आप चालान करोगे, गड़बड़ होगी तो आप देखोगे। इसके बाद में कई सर्विसेज के इंस्पेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया, पर पुलिस के अलावा किसी ने चालान नहीं किया। ये उनकी अकर्मण्यता मानिए या कौन पंगा ले इसको मानिए, या उनके मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, ये आपको बता दूं, फील्ड के अंदर पुलिस वालों ने भी चालान करें, नगर निगम के अधिकारियों ने भी चालान करें, जिन तहसीलदारों को अपॉइंट किया था उन्होंने भी चालान किए। उनको सुनो मेरी बात, उनको टारगेट दिए गए कि आपको ये टारगेट पूरे करके ही आने। यदि आपने टारगेट, आपको इतनी दुकानों से इतने रुपए का चालान चाहिए, हमें इतनी दुकानें, आपको मास्क चाहिए, कितने हमारे को ये चाहिए, इन सब चीजों का पिछले दिनों के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों ने सब चीजों का खुलासा भी किया निश्चित रूप से। ठीक है साहब, मैं इसी कड़ी में एक बात कहना चाहता हूँ। राज जी है ना, राज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी जानकारी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन राज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अकर्मण्यता हो या पंगा कौन ले। लेकिन मैं उन जो पुलिस के अतिरिक्त जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी, उनकी कमियां थी वहां, उसको समझना। एक अधिकारी ने एक डेयरी की दुकान के खिलाफ कार्रवाई की और कहा ये कि साहब यहाँ पे डेयरी के अलावा दूसरी चीजें बिक रही हैं। अब नियम तो यही है कि आपको केवल डेयरी का उत्पाद बेचने के लिए छूट दे रखी थी, आप जनरल स्टोर और किराने का सामान भी बेच रहे हो, अपने नियमानुसार कार्रवाई की। आप देखो व्यवहार पक्ष तो क्या कहता है, आपने नियमानुसार कार्रवाई की, लेकिन सच्चाई ये है इस शहर में जितनी भी डेयरी के हैं सारे डेयरी यदि आप उनको पाबंद कर देंगे कि आप डेयरी दूध और पनीर वगैरह के अलावा कुछ भी नहीं बेचेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दूसरे दिन सारे के सारे दूध बंद हो जाएंगे। दूध चलते ही इन दूसरी सामग्रियों से, दूध से तो कमी थोड़ी होती है। तो ये व्यवहारिक पक्ष भी है, जो जिन लोगों ने कार्रवाइयां की तो इस तरह की कार्रवाइयां की। जी मैं आपकी बात से 500% सहमत हूँ, लेकिन एक बात कमल जी, जो आपने टारगेट की कही थी, बजट में रेवेन्यू का टारगेट तय होता है। बिल्कुल आप सही करें कि हम होम डिपार्टमेंट का टारगेट भी तय करते हैं कि आपको इस तरह इतने पैसे वसूल करने हैं जी। साथ में हम जुडिशरी से कितनी रेवेन्यू आएगी ये भी तय करते हैं जी। लेकिन मैं थोड़ा सा अंतर समझाने की चेष्टा करूंगा। बिल्कुल तेजवानी साहब कहेंगे कि साहब ये बारीकी हर एक के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। इन सबको जुडिशियल पावर दी गई है, क्वासी जुडिशियल जिसको कहा जाता है जी। ये क्वासी जुडिशियल पावर आंख मीच करके एक तो रेवेन्यू जनरेटेड जो डिपार्टमेंट है वो आंख मीच के करते हैं, दूसरी तरफ जुडिशरी जिसको हमने टारगेट भी दिए हैं, हमने कहा आपसे इतनी रेवेन्यू आनी चाहिए, वो जुडिशियस तरीके से करता है, वो उतने टारगेट अचीव नहीं करता या उससे बहुत ज्यादा भी कर लेता है। तो जो पावर दी गई है वो जुडिशियस पावर दी गई है, क्वासी जुडिशियल पावर दी गई है। लेकिन यहाँ पर मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया अकर्मण्यता का, मैं क्षमा पूर्वक निवेदन करूंगा, इसका मैं भी एक भाग रह चुका हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है कमल जी कि हमारे मन में इस बात का भय होता है कि मैं बिना बात पंगा लेकर के मुझे क्या मिलने वाला है जी। या एक चीज तो मिलने वाली, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मैं रोडवेज में था तो मैंने एक चीज शुरुआत करी कि हम तीनों जनों ने, मैं, एमडी साहब, चेयरमैन साहब ने तय करा कि हम जयपुर के तीनों दिशाओं में एक जना आएगा जयपुर से अजमेर की तरफ आकर के खड़ा होगा,
तो एक मैसेज चले जाए कि अजमेर की तरफ चेकिंग शुरू हो रही है। फिर हम कहते थे कि अपन इधर साबर घुस जाओ, तो उधर रूरल एरिया पे आ जाएगा। ऐसे सीकर पे चेयरमैन साहब चले जाते थे, या मैं चले जाता था, या एमडी साहब उधर चले जाते थे, तो सीकर से बीकानेर तक हल्ला हो जाता कि चेयरमैन आ गया है या एमडी आ गया है। मुझे अजमेर में कई बार उन लोगों का सामना करना पड़ा जिनको मैं व्यक्तिशः नहीं पहचानता था। मैंने उन लोगों के साथ में इनह्यूमन बिहेवियर नहीं किया। यदि उन कंडक्टरों के पास टिकट नहीं थे और उन्होंने फर्जी काम किए तो उनको पकड़ने की चेष्टा करी। और मैं एक आदत जानता था कि मुझे अदालत नहीं जाए, मैं इंस्पेक्टर को साथ लाता था अपनी टीम में कि भैया मैंने पकड़ लिया, तुम देख लो, केस बनता है तो बनाओ, तुम एक्सपर्ट हो। और वो केस बनते थे। नतीजा कमल जी, मैं आज ये बताता हूँ कि रोडवेज में अदरवाइज मैं पॉपुलर रहा हूँ, लेकिन अपने शहर में रोडवेज के कंडक्टरों में मैं अनपॉपुलर हूँ। कैसा आपने उस दिन फंसाया, आप चाहते तो छोड़ देते। अरे भाई मेरे साथ 5 आदमी दूसरे भी थे, मैं कैसे छोड़ देता तुम्हारे को। तो हमारे साथ कई बार ये, आज भी मैं कई बार अकेले में बैठ के सोचता हूँ कि यार बिना बात उड़ते लेके क्या मिल गया। लेकिन एक संतुष्टि होती है कि जिसकी मैंने रोटी खाई, राज ने मुझे डेपुटेशन पे वहां पर भेजा, मैंने वहां से अपना वेतन उठाया, तो मैंने वेतन को ईमानदारी से चुकाने की चेष्टा की। प्लीज कमल जी। जी नहीं, गिरधर भाई साहब आप एक बार बताएं, निश्चित रूप से उसका मैं 1 मिनट जोड़ता हूँ सबके। मैं व्यास जी, मैं थोड़ी चीज थोड़ा स्पष्ट आपसे चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। अभी जो टारगेट की बात चली थी, आपको तो बेहतर पता है कि किस तरह से टारगेट दिए जाते हैं। मैं आपको जानकारी होगी कि पिछले दिनों अजमेर दक्षिण की विधायक, जो पूर्व मंत्री भी रही है अनिता वधेर, उन्होंने विपक्ष के नाते, देखो उनके पास आवाज मुखर करने का एक साधन है, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया था एक तरह से सरकार पर भी, आप ये जो है चालान वगैरह की जो कार्रवाई जो आप टारगेटेड तरीके से कर रहे हैं, वो कम से कम ऐसे विपत्ति के समय तो मत करें। अब आपको अपने टारगेट अचीव करने हैं, उसके चक्कर में आप जब तो आम आदमी को खाने को वो कमाई का कोई जरिया नहीं है और आप उस पर 500-1000 रुपए का जुर्माना कर रहे हो, ऐसे टाइम में तो मत मारो। ये इस तरह का आरोप अनिता वधेर ने लगाया था। तो मैं व्यास जी ये समझना चाहता हूँ कि क्या इस टारगेट के अलावा और कोई तरीका नहीं था रेवेन्यू जनरेट करने का? पहली बात तो मैं ये निवेदन करूं सर कि आप टोटल रेवेन्यू को देखिएगा, उसका 0.5% भी नहीं हो रहा है। जो ये कोरोना में हमने वसूली की है उसकी बात कर रहा हूं मैं, 0.5% भी नहीं हो रहा। मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, 0.5 भी नहीं हो रहा। और इस बात पे भी मैंने मंथन करने के लिए प्रार्थना करी, जो आज सब बैठे हुए हैं कुर्सियों पर अधिकारी, उनसे प्रार्थना करी कि यार इस 0.5 के लिए अपन क्यों काला मुंह करा रहे हैं अपना, और कहीं ना कहीं अदरवाइज मत लेना सर इसको। और मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक परिकल्पना की बात कर रहा हूं। आपने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस पे 10,000 रुपए आप फाइन कर दो। मैं एक अधिकारी हूं, मैं देखूंगा यार मैं ओब्लाइज भी फील कर रहा हूं इसको, और मैं 10,000 की जगह ऐसे काम कर लूं। ये अनैतिक है, बिल्कुल अनैतिक है। पर आप जब व्यवहारिक बात कर रहे हो, क्या ये चीजें नहीं होती है? तो कहीं न कहीं हमने डर बैठाने के लिए 10,000 का फाइन किया, 25,000 का फाइन किया कि शादी में इतने ज्यादा लोग होंगे तो 25,000 फाइन होगा। लेकिन मैं पालिका हमेशा उदाहरण देता हूँ, एसडीएम साहब से कहा पकड़ 25,000 फूट यहां से, ये वर्ड्स हैं उसके जो सारी जगह फैलाए उसने कि फूट हो गया, तेरे को बड़ी इज्जत से कहा था खाना खा ले बैठ, तूने कहा नहीं मैं फाइन, तो ले फाइन कर दिया, अब जाए यहां से। तो ये इस स्थिति का भी सामना कर्मचारियों और अधिकारियों को करना पड़ता है। लेकिन ये बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं माननीय विधायक जी के प्रति कोई असम्मान व्यक्त नहीं कर रहा हूं और न किसी और के प्रति असम्मान व्यक्त कर रहा हूं। ये खेल मैंने बहुत देखा है, जब यही सत्ता में होते हैं तो जस्टिफाई करते हैं, और जब ये विपक्ष में होते हैं तो उसी बात को लेके चलते हैं, और आप मेरे से ज्यादा बेटर जानते हैं। पर मैं बहुत अधिकारिता से इस बात को निवेदन कर रहा हूँ, विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ कि ये टारगेट रेवेन्यू का जरिया बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा जो हम रेवेन्यू मांग रहे हैं उसका, पर ये करना पड़ा
लेकिन उसके रिजल्ट भी आने लगे तो लगा कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं नीचे कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है सर। जी गिरधर ऐसा कुछ बोले आपको, मैं निश्चित रूप से कुछ पॉइंट और आ गए, पहले आप बात कर लें, ये कुछ पॉइंट आ गए, मैं चाहता हूँ दर्शकों को थोड़ी जानकारी दे दें। उसमें मैं केवल एक चीज छोटी जोड़ रहा हूँ, छोटी व्यास जी की बात से मैं सहमत हूँ, और उन्होंने जो मेरे पे या एक तरह से मीडिया पे होती है, उसका कारण क्या है, ये मैं मानता हूँ कि ये लोग जब सत्ता में होते हैं तो दूसरी भाषा में बात करते हैं, लेकिन मैं इस रूप में नहीं देखता हूँ, क्या सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, लेकिन विपक्ष के नाते, मतलब ये नहीं कहता हूँ कि सत्ता में नहीं थे, लेकिन विपक्ष के नाते एक विधायक को सरकार पे आरोप लगाने का तो मौका मिल गया ना, इस वजह से। हाँ सर, मैं यहाँ पे एक निवेदन करूं, कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसपे आरोप लगाने का मौका नहीं है? कोई पॉइंट आप उठा लीजिएगा सर, समाज कल्याण की बात कीजिएगा, कल अपन बीपीएल की बात कर रहे थे, गलत लोगों का सिलेक्शन होता है, कोई सरकार रही हो, कांग्रेस की भी सरकार रही जब बीपीएल का सिलेक्शन हुआ, और बीजेपी की सरकार भी आ गई जब बीपीएल का सिलेक्शन हुआ, कितना सुधार हुआ सर, कितना सुधार हुआ? क्या वास्तव में आज अनाथाश्रम जो सरकार के अनाथाश्रम है, वृद्धाश्रम जो सरकार के वृद्धाश्रम है, उनमें क्या वास्तव में न्याय हो रहा है? बिल्कुल सही, क्या हो रहा है? और खूब रहे। मैं जिनसे व्यक्ति से परिचित हूँ, पारिवारिक रिश्ते हैं मेरे, वो खुद भी समाज कल्याण मंत्री रहे। मैंने अपने उदाहरण के सर में ऐसे अचानक सडन मैंने छापा मारा, ये मिला, उन्होंने भी जाकर के छापा मारा लेकिन जब वो बात उठाई गई तो मुझे आश्चर्य हुआ कि विधानसभा में उन माननीय मंत्री महोदय ने उनका पक्ष लिया। न्याय होता है, मैंने भी गलत काम किया तो सिंबॉलिक दंड दीजिए, आप ट्रांसफर कर दीजिएगा और कुछ कर दीजिएगा, लेकिन उनके घर के पड़ोस में कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको तो देखें सर। तो मेरा किसी पे आरोप लगाने का बिल्कुल भी मानस नहीं है। मेरा आप लोगों से अपेक्षा है, जो ये जो चौथा जो स्तंभ है, ये ऐसा स्तंभ है सर, मैं आज निवेदन करूं आपसे, धीरे धीरे ये जो सोशल मीडिया है ना, इस पे लगाम लगेगी, लगानी पड़ेगी, कोई सरकार आ जाए, जचे जो बात उड़ा दी जाती है, हिजड़े हो रहे हैं साहब इसको टीका लगाने से। अभी एक बात उड़ाई गई, बाद में उसका स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा आया कि साहब जो रिपोर्ट आई है उसमें जो इंजेक्शन है कोविशील्ड नाम का, उससे इतने डॉक्टर मर गए, वो इसलिए मर गए क्योंकि ब्लड थिक हो गया था। तो वो आया कि 0.6% केसेस ऐसे होते हैं, वो हर बीमारी में होते हैं कि रेयर टू रेयरेस्ट वाला जब केस होता है तो किसी के खीरे से भी इंफेक्शन हो जाता है, खीरे से भी एलर्जी हो जाती है, और किसी के गेहूं के आटे से भी होती है, और किसी से भी नहीं होती। तो ये अलग अलग बातें हैं सर, किसी और दिन हम बात करेंगे, अभी प्रश्न ले हम। निश्चित रूप से नहीं, अभी प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि प्रश्नों के उत्तर सीधे यहाँ हम जाएंगे, उसके अंदर पूरे प्रश्नों के उत्तर हम दर्शकों को बता देंगे। राजस्थान सरकार ने जो नए आदेश जारी करे, बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लें कि वो 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन व्यवसायिक गतिविधियों में जो छूट दी जाएगी वो 2 तारीख से ही है। कल से किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं है, कल कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, कल किसी भी तरीके का जो रिलैक्सेशन आया है उसमें कल कोई भी चीज के ऊपर रिलैक्सेशन कल से लागू नहीं होगा, वो रिलैक्सेशन परसों से यानी 2 तारीख से ही लागू होगा। ये बात एक बहुत ही स्पष्ट रूप से सभी दर्शकों के लिए जानने लायक है। जो हुई है, जो लागू हुई है, वो 2 तारीख से चालू की गई। दूसरी चीज, इसके अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज कही गई है कि प्रदेश में जो 2 जून से लॉकडाउन जो व्यवसायिक कुछ गतिविधियां हैं उनको छूट देने के ऊपर सरकार ने जो बातें जो चीज अपने ने जो चीजें कही हैं उनके ऊपर कुछ गतिविधियों के ऊपर छूट रहेंगी, उनके ऊपर छूट मिलने के ऊपर सरकार ने सीधी बात के ऊपर कराया। जो खाद्य पदार्थ हैं उनको रात को 10 बजे तक की होम डिलीवरी देने की छूट दे दी गई है, रात को 10 बजे तक होम डिलीवरी रह सकेगी। जो मेंटेनेंस के जो मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, मोटर मैकेनिकल हैं, आईडी सर्विस करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें आने जाने की छूट रहेगी। उन्हें किसी भी तरीके से रास्ते में
नहीं रोका जाएगा, ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात है। छूट के लिए पॉजिटिव की जो रेट है वो 10% से कम, आईसीयू के वेंटिलेटर बेड की करीबन 60% से कम वाले जिलों में सभी बाजार खुलेंगे, उसके अलावा कोई भी बाजार नहीं खुलेगा। जो एक्टिव केस हैं 10,000 होने पर ही वीकेंड कर्फ्यू वहां पर रहेगा, उसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू का नहीं रहेगा। दूसरी चीज, जो दफ्तर है उनका जो समय है वो प्रातःकाल 9 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया है। उन्हें ऑफिस में सुबह 9 बजे से पहुंचना पड़ेगा, ये बहुत ही स्पष्टता है। दूसरी चीज कि राजस्थान में 2 दिन तो मिनी लॉकडाउन के साथ सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। जिले की जो सीमाएं हैं वो मंगलवार से शुक्रवार के बीच में 12 बजे से आने जाने की किसी तरीके की रोक नहीं होगी, परंतु उन्हें कहीं ना कहीं टेस्ट कराकर जाना होगा। ये जनरल उन्होंने क्लॉज में डाला है, परंतु ये अलग से जो प्रेस नोट जो जारी हुआ है उसमें अलग से इन सब चीजों को मेंशन नहीं किया गया। निश्चित रूप से जो आज का हमारा जो शो था उसमें यही है, कल किसी तरीके की छूट नहीं है, परसों से सारी छूट मिलने वाली है। सरकार ने जो अपना प्रेस नोट, जो सरकारी प्रेस नोट निकाला है, उन्होंने बोला है वो जो भी छूट मिलने वाली है वो 2 तारीख से मिलने वाली है। निश्चित रूप से कल हम सब चीजों के ऊपर डिबेट करेंगे, हम निश्चित रूप से कई सारे लोगों से जानकारी लेंगे। जो व्यापारिक एसोसिएशन को कल कलेक्टर्स वगैरह बुलाएंगे, उन वीडियोस को भी हम लाइव के माध्यम से लोगों को, जनता को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा कौन कौन से बाजारों के अंदर क्या क्या स्थिति रहने वाली है, क्या क्या बैट के ऊपर स्थिति है, उन सब चीजों को भी लाइव के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सभी चीजों को डिबेट के माध्यम से भी बातचीत करेंगे और लोगों को कई सारी जानकारियों के अंदर जानकारी देंगे। निश्चित रूप से गोविंद जी साहब, चलते चलते जो भी एक बार आप संदेश देना चाहते हैं निश्चित रूप से कंक्लूड, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, क्योंकि रात की 21:45 हो चुकी है, तो 21:45 का मतलब 9:45 बज चुकी है, तो निश्चित रूप से समय की मर्यादा है, लोग भी हैं। आप निश्चित रूप से जो भी एक बार निश्चित रूप जो भी संदेश दें, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेस नोट आ गया 2 तारीख का, तो कल से होने वाला मामला नहीं, जो भी चीज होनी है निश्चित रूप से परसों ही होने वाली है। तो हाँ जी, क्या बोलते हैं गिरधर अपने, सॉरी गोविंद जी आप साहब जी। तो तेजवानी साहब के जो नाराजगी है वो थोड़ी सी दूर कर दी सरकार ने प्रेस नोट के माध्यम से, कि अब पूरा टाइम दे दिया कि तय हो। दूसरी बात मैं मजाक में कहना चाहूंगा, चलो वो अलग से कहूंगा, लेकिन एक बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, और वो बात मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी जनता से, इसे दिल्ली मत बनाना कि सरकार को दोबारा सोचना पड़े। आपको जरूरत हो तो निकलिएगा, आपको आवश्यकता हो तो सामान खरीदिएगा, नहीं तो बिना बात का व्यय मत कीजिएगा। और ये मत मानिएगा, ईश्वर ने चाहा शायद वापस हम बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर के बाबत भी जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि बच्चों को बचा के रखो, ये बात कही जा रही है। और लहर नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये तो बीमार संक्रमण होता है, जो जहां गड़बड़ियां होगी वहां पे बढ़ेगा। इसलिए मैं जनता से प्रार्थना करूंगा कि कृपया वो सारे सुरक्षात्मक प्रबंध अपने लिए करते हुए, और ये ध्यान रखते हुए कि भले ही मैं बीमार हूं या नहीं हूं, दूसरा नहीं होना चाहिए, तो शायद हम इस लॉकडाउन जो 8 तारीख तक है, जो अब मैं 10 तारीख तक मान रहा हूं इस लॉकडाउन को, और जो छूटें दी गई है लॉकडाउन की अवधि के दौरान, उनका कोई औचित्य हो गया होगा। अन्यथा शायद 2-4 दिन बाद वापस कुछ और चीज आ जाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी गिरधर भाई साहब क्या बोलते हैं? मेरा अलग से कोई संदेश नहीं है, मैं राज जी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए वो जो संदेश दे रहे हैं उसी का समर्थन करता हूँ, वही अपील कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो लोगों की बात थी, 1 जून को 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी, जो मिलेगी वो निश्चित रूप से 2 जून को मिलेगी, परंतु कहीं ना कहीं सरकार मंथन कर सभी चीजों के ऊपर करेगी निश्चित रूप से। परंतु 2 तारीख को जिन लोगों को छूट मिल जाती है, जितने दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि किसी भी तरीके से ये ना समझें कि कोरोना समाप्त हो गया है। आपको सभी गवर्नमेंट की गाइडलाइनों की पालना करनी चाहिए, ऐसा हम सभी निवेदन करते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पीडीएफ आई है, उसको पीडीएफ को भी हमने अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिया है, और जो प्रेस नोट आया है उस प्रेस नोट को भी हम लोग अभी इस समय तुरंत इसके तुरंत बाद में
हम पोस्ट कर रहे हैं, उसकी डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं और सब चीजों के ऊपर जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन करना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से वो सारी सब चीजें हम लोग दिखाते हैं। हम निश्चित रूप से अभी लेंगे कार्यक्रम के अंदर विदा, और निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपको गोविंद जी आपका। निश्चित रूप से आप सरकार रहते हुए आपने जो इतनी चीजों को समझा है, उन सब चीजों को लोगों तक, जनता तक उन सब चीजों को पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर भाई साहब। निश्चित रूप से आपका अनुभव का जो लाभ है वो लोगों तक उन सब चीजों को पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम संदेश के साथ में इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें। ए फॉर अजमेर। जब एबीसीडी के अंदर अजमेर पहले, आई में पहले, साक्षरता मिशन में अजमेर पहले, सारी योजनाओं में अजमेर पहले, स्मार्ट सिटी की घोषणा में अजमेर पहले, फिर कोरोना की लड़ाई में अजमेर पीछे क्यों? कोरोना की लड़ाई में कौन जिताएगा अजमेर को? आप और हम संकल्प लें, मास्क पहने, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवाएं। सेवा कार्यों में अपना हाथ बढ़ाएं, घर रहें, सुरक्षित रहें। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।